सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूबी स्टडीज़। आज हम मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक। तो हमने पार्ट सेकंड में द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे, जो है द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसकी एक एक्टिविटी गिवन है हमें कि कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क जूस और कोल्ड ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, दूध, जूस और थोड़ा सा ठंडा पानी। ठीक है, तो कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, हमें डिफरेंट शेप के कंटेनर लेने हैं और 50 ml का मार्कर लगा देना है। जैसे कि ये एक कंटेनर है, इसमें हमें यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये 50 ml का यहाँ पे एक मार्कर है। ठीक है, 50 ml का। और मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो इस कंटेनर में 50 ml मार्क करना है। लेबोरेटरी से एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, ठीक है, जो मेज़र करता है कि कितना बड़ा और चौड़ा है और कितने ml तक ये पानी स्टोर कर सकता है। ऐसा एक सिलेंडर है लेबोरेटरी में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। तो क्या होगा अगर यह वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक अगर फ्लोर पे गिर जाए। ठीक है, तो मेजर 50 लीटर ऑफ ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। तो हमें क्या लेना है? एक कंटेनर लेना है जिसमें है ना किसी एक लिक्विड को 50 ml तक लेना है। जैसे कि हम वाटर को ही ले लेते हैं। वाटर को 50 ml लेंगे, तो यहाँ 50 ml का मार्कर है, 50 ml। ठीक है, तो 50 ml लेने के बाद इसी कंटेनर में से ये 50 ml निकाल के इस दूसरे कंटेनर में भर देंगे। ठीक है, तो इस कंटेनर में 50 ml का पानी है, तो हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है 3 से 4 बार। तो क्या इससे वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम चेंज होता है या फिर वो जैसा है वैसा ही रहेगा, या फिर डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, और लिक्विड का सेम वो भी सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा है कि वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अगर रेक्टेंगल कलर का वो है, रेक्टेंगल का वो कंटेनर है और हम रेक्टेंगल वाले में ही डालेंगे पानी, तो ये शेप बिल्कुल चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्हेन you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? So जब हम पानी को, जिस लिक्विड को हमने 50 ml लिया था, उसी को जब रिपीट करते रहेंगे, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, जैसे कि हमने पहले देख लिया था। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे थे कि इस पूरे स्टेप में, ठीक है, इस पूरे स्टेप में बोल रहे थे कि हमें ना 50 ml, मतलब ये वाला ए बी, ठीक है, इन दो स्टेप में डिफरेंट शेप के कंटेनर, जैसे कि ये बड़ा वाला, ठीक है, इन दोनों, ये तो मतलब ये थोड़ा मतलब मोटा नहीं है, मतलब चौड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलो छोड़ो, दूसरा शेप ले लेते हैं। सर्कल शेप का एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल शेप का कंटेनर एक और एक स्क्वायर शेप का कंटेनर। ठीक है, इस स्क्वायर शेप के कंटेनर में 50 ml मार्क करो और इस सर्कल शेप के कंटेनर में भी 50 ml मार्क कर दो। ठीक है, और पानी को 50 ml तक भर दो। ठीक है, तो इसमें से जब इसमें जाएगा तो हमें बताना है कि पानी का शेप क्या चेंज होगा, और बताना है कि उसका वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं। तो अगर हम इस शेप सर्कल से इसमें डालेंगे तो हाँ, शेप चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात करें तो अगर इसका इतना है तो ये इतना तो भर ही जाएगा, मतलब सेम वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजली। तो अगर हम सर्कल वाले कंटेनर से स्क्वायर वाले कंटेनर में डालेंगे तो क्या वो इजीली फ्लो कर रहा है, कि मतलब जैसे पानी का फ्लो होता है ना स्मूथ, तो वैसा ये स्मूथ फ्लो कर रहा है इसमें। तो हाँ, करेगा, क्योंकि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने में ये स्मूथ फ्लो करेगा। एक जगह से दूसरी जगह डालता है ना पानी, तो फ्लो स्मूथ रहता है उसका। उसके बाद वी ऑब्जर्व डैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, बताते हैं कि इसमें हमने इस एक्टिविटी से पता चला है कि लिक्विड
के पास एक फिक्स्ड शेप नहीं है पर एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं, फ्लूइड होते हैं, क्योंकि लिक्विड है ना, कोई जिस ऑब्जेक्ट में डालो उसी ऑब्जेक्ट का शेप ले लेते हैं, तो उनको फ्लूइड बोलेंगे, रिजिड नहीं। रिजिड सॉलिड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिजिड का काम ही यही है कि वो जिस शेप में उसको बनाया गया उसी शेप में रहेगा और चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिक्विड का एक फर्स्ट डिफरेंशिएट ये भी हो सकता है कि लिक्विड आर इन नेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड लिक्विड डजंट हैव अ फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ डिफरेंस, ठीक है। और देखते हैं, रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5। तो 1.4 एंड 1.5 में बोल रहे थे कि अभी देखते हैं क्या था कि ये वाली एक्टिविटी कहाँ गई। हाँ, ये दो एक्टिविटी, ठीक है। तो यही एक्टिविटी हमारे ये पार्टिकल और मूविंग कंटिन्यूसली वाला क्लासिफिकेशन सेकंड वाला, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर का सेकंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या था कि ये टेक टू क्लासेस, ये वाला एक्टिविटी और ये वाला एक्टिविटी दोनों सेम ही है। इसमें ग्लास और बीकर लिया है, उसमें और दो लिक्विड डाले, एक तो इंक वाला लिक्विड एक बीकर में और हनी लिया है एक बीकर में, ठीक है। और यही है, और पिछली वीडियो में बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। और 1.5 भी यही है कि कॉपर सल्फेट को लेना है, पोटेशियम या फिर कोई और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म पानी में डाल देना है और फिर उसी को निकाल के ठंडे पानी में डालना है। और जैसे ही क्रिस्टल है ना सेटल हो जाएंगे बीच में, यहाँ बीच में सेटल हो जाएंगे, तो क्या होगा जब टाइम जाते जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है कि जैसे ही टाइम जाएगा ये और सेटल डाउन होते रहेगा, ठीक है। फिर व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल में क्या सजेस्ट करता है, लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल से एज कम्पेयर बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, ठीक है। जैसे ये सॉलिड का एक पार्टिकल है और लिक्विड का ये पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल अगर सॉलिड लिक्विड पे रहेगा तो वैसे ही आपको पता है कि कोई भी भारी चीज़ लिक्विड के अंदर डूबती है, नीचे जाती है, तो वैसे ही इसी कंडीशन में होगा, ठीक है। ये पिछली वीडियो में बता दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि रेफर टू, ये तो कर लिया था 1.4 एंड 1.5, ठीक है। तो वेयर वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। ओके, तो मतलब ये डिफ्यूजन का ही एक पॉइंट है जिसमें लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पे डिफ्यूजन का पॉइंट है कि where we saw that solid and liquid can be diffused into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plants. तो ये डिफ्यूजन है कि वेयर सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज होके वापस लिक्विड में ही बनते हैं, ठीक है। ये सॉलिड और ये लिक्विड अगर डिफ्यूज करेंगे, पहले भी पढ़ा है डिफ्यूजन क्या होता है, कि डिफ्यूजन होता है कि मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स का जब इंटरमिक्स होगा तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में जब सॉलिड का पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो जो गैस है एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो यही दो गैस है ना एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल वाटर के अंदर सांस ले सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल डिजोल्व हैं, इसलिए वो सांस ले सकते हैं। दस वी may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid। मतलब यही है कि हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जब आपस में डिफ्यूज होंगे तो लिक्विड ही बनेंगे, ठीक है। तो और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड सॉलिड से एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कि डिफ्यूजन में पढ़ा था कि ये पार्टिकल अगर इस पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होगा तो डिफ्यूजन होता है। तो
गैस के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल जब इंटरमिक्स होंगे तो लिक्विड का ही पार्टिकल बनेगा, ठीक है। और वैसे ही लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो दिस इज due to the fact that in the liquid state particle move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solids। मतलब हम इसे ये फैक्ट है कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली घूमते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस भी होता है कि जैसे ये लिक्विड का मैटर है, ठीक है। इसमें पार्टिकल इतने इतने दूरी पे रहेंगे, ठीक है, इतने इतने। और सॉलिड में पार्टिकल बहुत चिपके होते हैं, मतलब ऐसे चिपके रहेंगे पूरा, ठीक है, पूरा चिपके रहेंगे। हॉच पॉच पूरा चिपक के रहेंगे तो पार्टिकल पूरा, मतलब सॉलिड में स्पेस बहुत कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, और लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गैसेस में गैसियस स्टेट, अब एक स्टेट ऑफ मैटर का थर्ड टॉपिक गैसियस स्टेट। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder। तो हमने तो देखा है कि मेले में एक बैलून सेलर होता है, वो बहुत सारे बैलून को है ना एक सिलेंडर गैस से भर देता है। सिलेंडर में गैस होती है, उससे वो भरता है। तो वो कितने सारे बैलून एक अपने साथ रखता है, और वो उसके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो सिंपल है, हम उसके पास N2 वाली गैस होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। उसकी वो तो पता ही है हमें कि उसके पास नाइट्रोजन वाली गैस है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.11। तो ये क्या कह रही है कि एक्टिविटी 1.11 सेज दैट टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork। तो एक 100 ml का सिरिंज लेना है, जो ये है, ठीक है, ये, ठीक है, एक 100 ml का सिरिंज ये है, और उसको है ना एक कॉर्क के साथ बंद कर देना है। ये जो रबर कॉर्क है ना, ये जो सबसे लास्ट में वाइट कलर का है, ये वाला, ठीक है, ये इसको क्लोज कर देना है। और आगे है कि रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, ठीक है। तो इसका पिस्टन हमें रिमूव कर देना है। हमें 3 सिरिंजेस हैं, ये ऐसा ही नीचे वाला जो सिरिंज है वैसे ही 3 लेना है, ठीक है। तो 3 सिरिंजेस लेंगे तो उसके बाद क्या करना है कि हमें उसका पिस्टन निकाल देना है, ठीक है। ये पिस्टन, ये जो पिस्टन है ना सबसे ऊपर मार्क किया हुआ है, ये उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद remove the pistons from all the spring, leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in third। मतलब leaving one syringe untouched, तो एक सिरिंज को टच ही नहीं करना है कहीं से भी, ठीक है। मतलब ये एक सिरिंज है, ठीक है, ये सिरिंज है, और इसमें यहाँ तक इस पिस्टन रहेगा, बस यहाँ तक, और नीचे टच नहीं होगा। फिर दूसरे में है कि फिल विथ वाटर। तो ये फर्स्ट सिरिंज में यहाँ पानी भरा रहेगा यहाँ तक, और इसको यहाँ तक इसको पिस्टन रहेगा, ठीक है। सेकंड में हमें चॉक पाउडर डालना है, पीस ऑफ चॉक वाटर, चॉक पाउडर। और थर्ड में मतलब सेकंड में चॉक पाउडर डालना है, थर्ड में पानी डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर हमें करना क्या है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू सिरिंजेस। तो इनका पिस्टन जब हमने रिमूव किया था, तो वही पिस्टन जब हम वापस डालेंगे तो you may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement। हम इसके पिस्टन पे, ये जो ब्लैक ब्लैक से रबर है ना यहाँ पे, और इसके ऊपर इस वाले पोर्शन पे वैसलीन लगा सकते हैं, जो हम ज़्यादातर वो फेस क्रीम है उसको लगा सकते हैं, उसका मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। तो हमने एक सिरिंज में गैस ली, दूसरे में पानी, और तीसरे में चॉक पाउडर, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। तो किस केस में पिस्टल बहुत इजीली अंदर आ चुके थे, और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। हमें इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है? तो हमें सबसे ज़्यादा इजीली लगा था किसमें, जब हमारे पास गैस थी, ठीक है। गैस जिसमें हमने पानी नहीं भरा था, ठीक है, वो उसमें सिरिंज बहुत आसानी से घुस गया। बाकी पानी और ये चॉक पाउडर में थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं
कि वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपीजी गैस है वही वो गैस थी एलपीजी जो हमारे पास फ्यूल है ना, जो हम ज़्यादातर ये किचन्स में यूज़ करते हैं, वही वो एक गैस के फॉर्म में रहती है। उसी गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं, ठीक है। इस लिक्विड को एल नाम देते हैं। तो हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड और लिक्विड ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल नहीं है जितना गैस है, ठीक है। मतलब ये गैस के पार्टिकल होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, मतलब एक यहाँ होगा, 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 क्योंकि गैस इसलिए हाईली कंप्रेसिबल है। इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस है ना, ये जो स्पेस है ये हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल है। और एलपीजी जो गैस है वो एयर में ही रहती है, मतलब एयर में ये एलपीजी है। तो इसी एलपीजी को एक कंटेनर में डाल के कंप्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस किया, यहाँ से एलपीजी लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा भी हो सकता है कि सीधा एयर से ट्रैप करके एक सिलेंडर में भर दे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये वहाँ फैक्ट्रीज में देखा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं that we get in our home for cooking or the oxygen supplied for hospital in cylinder is compressed gas। तो एलपीजी तो हमारे घर में कुकिंग के लिए रहता है, और ऑक्सीजन, ये मेन जो ऑक्सीजन है ये हॉस्पिटल में रहता है कंप्रेस्ड गैस सीएनजी, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी है। ये सीएनजी सीधा ऑक्सीजन मतलब पहले एयर के कंपोनेंट्स को पेयर आउट किया, ऑक्सीजन को एक कंटेनर में भर देंगे, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, फिर कार्बन आर्गन ऐसे निकलता रहेगा, लास्ट में जाके ऑक्सीजन, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन को लिक्विफाइड करने की जगह सीधा वो है ना डाल देते हैं प्योर फॉर्म में, एक ऑक्सीजन गैस को एक सिलेंडर में भर देते हैं, ठीक है। फिर ड्यू टू इट्स हाईली कंप्रेसिबिलिटी और लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो सीएनजी ये एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, जो जैसे कि एक गाड़ी होती है ना जो इको फ्रेंडली होती है, उनमें सीएनजी गैस यूज़ होती है, सीएनजी, ठीक है। और गैस की हाईली कंप्रेसिबिलिटी की वजह से उनके वॉल्यूम ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं गैस के पास, और लार्ज वॉल्यूम होने की वजह से वो कंप्रेस भी हो सकते हैं, मतलब दबाया जा सकता है, और छोटे सिलेंडर्स में भी भर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वी केम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। तो इससे हमें पता चलता है कि किचन में क्या बन रहा है बिना अंदर घुसे हुए। जैसे कि इधर ये किचन है, यहाँ पे कुछ पक रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ होंगे तो किचन में अभी हम है नहीं, तो हमें पता चल जाएगा क्या बन रहा है, ठीक है। तो वैसे ही है, तो किचन में जब खाना बनेगा तो खाना का गैस है वो जल्दी जल्दी ऊपर वेपोराइज होंगे, ठीक है। वेपोराइज होने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो सीधा एकदम फुल स्पीड एयर के अंदर बहुत तेज़ी से ट्रैवल करके हमारे पास आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम ज़्यादा दूर खड़े होंगे तो किचन की स्मेल हमारे पास आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आर नोस्ट्रिल, हाउ द स्मेल रीचेस अस। तो यही अभी बताया कि ये किचन में जब हम एंटर ही नहीं करते तो हमारे नोजेस के पास खाने की स्मेल आ ही कैसे जाती है। तो ये सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जिसको मैं के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस के की वजह से हमारे पास वो एनर्जी मतलब फूड की स्मेल आती है, ठीक है। तो इस फूड की स्मेल की वजह से ही हम अगर कितने भी दूर रहेंगे ना तो पता चल जाएगा कि किचन में खाना बन रहा है और कौन सा खाना बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया हुआ है, द पार्टिकल ऑफ द aroma of food mixed with the particle of air spread from kitchen reaches us and even further away। तो पार्टिकल ऑफ द अरोमा एक पार्टिकल है, ठीक है, जो फूड के साथ मिक्स रहता है, और एयर के पार्टिकल के साथ जब वो मिक्स आउट होगा ना तो हमारे पास भी पहुंचेगा, और जो दूर होगा ना बंदा उसके पास भी पहुंच जाएगा, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड reaches us in second। compare this with the rate of diffusion of solid and liquid due to high speed of particle and large space between them gases so the property of diffusing very fast into other gases। तो उनके अंदर लार्ज स्पेस है और एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, और इसी की वजह से डिफ्यूजन उनके अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये गैसेस के पार्टिकल इतने दूर दूर रहते हैं और यहाँ से फूड का वेपर सुर रहा है, तो इसके अंदर का पार्टिकल भी यहाँ
जिसके अंदर फिक्स्ड आउट हो रहेंगे तो स्पेस बढ़ेगा, तो स्पेस बढ़ेगा तो एयर होगा वो ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा, ठीक है। जितना जल्दी फ्लो करेगा उतना जल्दी हमारे नाक के पास पहुंच जाएगा कि हाँ ये खाना बन रहा है इधर, ठीक है। और डिफ्यूज़न जो हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ में कोई पार्टिकल जैसे मिलता है, ठीक है, ये मतलब इस पार्टिकल में जब ये पार्टिकल इंटरमिक्स होंगे तो उसे डिफ्यूज़न कहेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा फास्ट है गैस में, ठीक है। पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो तुम्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा गैस में है, फिर सॉलिड में है, लिक्विड में है, फिर सॉलिड में है। तो सबसे कम सॉलिड में रहेगा और सबसे ज़्यादा लिक्विड गैस में रहेगा, और जो मीडियम रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो लिक्विड के अंदर रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल in the gaseous state the particle move around randomly at high speed। गैसियस स्टेट में पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मतलब चलते रहते हैं, और वो रैंडम पोजीशन रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। एक रैंडम पोजीशन रहेगी। ड्यू टू इट्स रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड also the wall of the container। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area on the wall container। तो इस होल पैराग्राफ का एक सिंपल सा कहना है कि जब पार्टिकल के रैंडम मूवमेंट की वजह से ही जब वो गैस कंटेनर जो इस कंटेनर में जब वो हिट करेगा, ठीक है, पार्टिकल इधर इधर जब हिट करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ना, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कंटेनर का, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इस लाइन, ये वाली लाइन, ये 2 से स्टार्ट होकर जो कंटेनर तक खत्म हो जाए, ये इसका कहना है कि जो गैस का पार्टिकल होते हैं वो कंटेनर पे एक तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाहर जाने के लिए एक तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे कंटेनर पे, हर साइड से, चाहे ऊपर हो नीचे हो, ठीक है, हर साइड से एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और इसी एक्सर्टेड फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतने एरिया पे ही एक गैस है ना, सिलेंडर की वॉल पे ही फोर्स दबाएगी। जैसे कि ये इतना बड़ा एक कंटेनर है और ये फुल एक पूरा गैस भरा हुआ है इसमें, तो इतने बड़े रीजन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी बाहर निकलने को, ठीक है। तो ये देखते हैं कि पार्टिकल का इंटर स्पेस कैसा रहता है। सॉलिड में देख सकते हैं आप ये वाले डायग्राम में, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम है। लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा है, और इन दोनों के कंपेयर में गैस तो बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है। फिर देखते हैं, तो ये फिगर पॉइंट 15 है, बुक में देख लीजिएगा। ए बी एंड सी शो द मैग्नीफाइड सिस्टमैटिक पिक्चर ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो किसी भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस इन सब के पार्टिकल ऑफ मोशन बहुत आसानी से दिख जाएंगे आपको माइक्रोस्कोप से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर ये बाद में करेंगे, ठीक है, ये मैं वीडियोस के एंड में करूँगा। फिर देखते हैं कि अगली एक्टिविटी है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक अलग से टॉपिक है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो बाकी चीज़ों में क्या चेंज आता है। तो एक्टिविटी है 1.12, जिसमें कह रहा है कि हमें 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है इन बीकर। तो वी हैव टू टेक आइस इन अ बीकर विच मेजर्स 150 ग्राम। तो ये देखिए, इस बीकर में हमें 150 ग्राम आइस लेनी है, ठीक है, इतना भर ही जाएगा 150 ग्राम तक, ठीक है। और इसे हमें एंड सस्पेंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन द कंटेंट विद द आइस एस इन फिगर 1.6। तो ऐसा हमें लेना है कि एक बीकर में हमें 150 ग्राम आइस लेनी है और एक लेबोरेट्रिकल थर्मोमीटर, ठीक है, ये लेबोरेट्रिकल थर्मोमीटर है। ये इसके जो नोज़ होगा ना, जहाँ से टेम्परेचर हमें दिखाई देगा वो ऊपर रहेगा, और एक टेम्परेचर नापने वाला नोज़ नीचे रहेगा। और एक ग्लास रोड से हमें इस बीकर के अंदर जो आइस है उसको स्टिर करना है बर्नर के ऊपर रख के, ठीक है। तो ये एक स्टैंड है, आयरन स्टैंड है, इसके नीचे ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड और ये बर्नर, ठीक है। ये बर्नर रहेगा ट्राइपॉड स्टैंड पे, और इस बीकर के अंदर जो आइस है ना उसमें पहले थर्मोमीटर डालेंगे, फिर एक ग्लास रोड से आइस को घुमाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए फिगर बी में है कि ये
ये जो होगा कि ये पानी में बन जाएगा, ग्लास स्टेट थर्मामीटर में इसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो यही है कि इस टॉपिक का यही मेन मकसद है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इफेक्ट हमें साफ दिखेगा। सॉलिड में था, ठीक है, ये आइस सॉलिड में है, ये टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड में आ गया। टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो ये वेपराइज हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, पान है ना, वेपोरेट हो जाएगा। तो एक और टॉपिक है 1.4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो मैटर क्या अपना स्टेट चेंज कर सकता है? हाँ, इस एक्टिविटी से हमने देख लिया, मैटर चेंज स्टेट कर सकता है कि वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में वेपर, ठीक है। What happened inside the matter during this change of state? What happened to the particle of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need answer to this question, isn't it? हाँ, ये क्वेश्चन है कि how does this change of state take place, मतलब स्टेट है सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, ये कैसे टेक प्लेस करता है, मतलब कैसे होता है? तो सिंपल है, टेम्परेचर की वजह से होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आएगी, सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड गैस में बदल जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है कि इसका आंसर होगा कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं, और यही ऊपर वाले एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का ये कंटिन्यूशन है, ये वाला, इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी इसे बता दिया है। तो आगे देखते हैं, on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increase. Due to increase of kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. तो क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, ये सॉलिड है, ये आइस क्यूब है, ठीक है, ये आइस क्यूब है, ये जब हीट आउट होगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर के पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वाइब्रेटिंग स्टार्ट हो जाएगा इनके अंदर। तो ये इसी वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएंगे। तो इस क्यूब के अंदर ये पार्टिकल बंद है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल पिघलने लग जाएगा, ठीक है। तो पिघलने के बाद ये सीधा पानी बन जाएगा। तो इस पानी में भी जब ये टेम्परेचर और ओवर हीट हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर, ये बस एक थोड़ा सा हीट हुआ था, जब ओवर हीट हो जाएगा तो क्या होगा, पानी सीधा वेपर बन जाएगा, वेपर, ठीक है। तो वो गैसेस स्टेट में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विद द ग्रेट स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लीव देयर fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melt and contained convert to liquid. The temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. तो एक definition है कि the temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ का इतना ही है कि जब भी हम किसी सॉलिड आइस को हीट आउट करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा ओवर टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो सीधा लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड जहाँ बदल जाता है तो उसी मेल्टिंग पॉइंट को हम बोल सकते हैं, उसी पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो ये पिघलता इसलिए है क्योंकि इस आइस क्यूब के अंदर जो पार्टिकल का अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये कंप्रेस होने लग जाएगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ कंप्रेस होने लग जाएगा, बाहर का प्रेशर इसे अंदर ढकेलेगा, तो इसी प्रेशर की वजह से ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्पीड हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 273.16 केल्विन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आप लिख दीजिएगा 273.16 केल्विन, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is change of solid state into liquid state is also known as फ्यूजन। तो ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन फ्यूजन। तो फ्यूजन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग
that is change of solid state into liquid state is known as fusion। तो इसे फ्यूजन बोलेंगे। और जब when a solid melt its temperature remaining the same, so where does the heat energy go। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है टेम्परेचर की वजह से तो हीट की एनर्जी जाती कहाँ है। तो कहीं नहीं जाती है, वो उसी के पार्टिकल के अंदर ही रहती है। ठीक है, हीट एनर्जी पार्टिकल के अंदर रहती है। उसी एनर्जी की वजह से सॉलिड लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड गैस में बदल जाएगा। ठीक है, यही है। फिर देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द experiment of melting that the temperature of the system does not changes after melting point is reached till the ice melt। This happen even through we continue to the heat the beaker, that is we continue to supply heat। This heat get used up in changing changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कहा है कि हमने नोटिस जरूर किया होगा कि जब हम है ना बीकर को आइस से भरने के बाद, जैसे इस बीकर को हमने आइस से फुल कर दिया है और नीचे से बर्नर लगा दिया है। ठीक है, तो बर्नर लगाने के बाद कुछ ये हीट आते रहेगा इस पर, तो हीट आने के बाद ये पिघलने स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना हीट करेंगे उतना जल्दी ये पिघलेगा। तो आपको पता ही है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट आइस की नहीं छोड़ो, सॉरी इसे छोड़ो, बाद में बताएंगे कि हाँ यहाँ पे एक नोट है कि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो के हम लिखते हैं ये एक टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। और 0 डिग्री इक्वल्स टू जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.16 केल्विन होता है। तो हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको केल्विन में लिखेंगे तो 273.16 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 16 केल्विन। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर उसके बाद स्टेट ऑफ बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इसी हीट की वजह से पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वो हीट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी रेज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड that it get hidden into content of the beaker and is now as the latent heat। तो latent heat एक प्रोसेस है जिसमें आइस क्यूब हीट को ऑब्जॉर्व करने लग जाएगा। बताया था कि वो हीट एनर्जी कहीं नहीं जाती, आइस क्यूब के पार्टिकल नहीं ऑब्जॉर्व किए उस हीट को, तो इसे लेटेंट हीट बोलेंगे। लेटेंट हीट का एक डेफिनेशन है कि लेटेंट हीट ये 3 टाइप में है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड और लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये अभी आगे पढ़ेंगे। तो द वर्ड लेटेंट मीनिंग हिडन। तो ये हिडन लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखा, पहला ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का पहला है ये लेटेंट हीट के 3 कैटेगरी होते हैं, ये एक तो फ्यूजन है, बाद में और है वेपोराइजेशन और फिर एक सॉलिड का है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, कभी कभार आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये शॉर्ट आंसर्स में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फ्यूजन हमें पढ़ा था कि जब भी सॉलिड मेल्ट होता है, सॉलिड विच कन्वर्ट्स इन लिक्विड, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन भी कह सकते हैं और डिफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। फिर सो द पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री केल्विन विच इज़ 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एज एट द सेम टेम्परेचर। तो जो पार्टिकल 273 केल्विन पे हैं जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, 273.16 केल्विन। ठीक है, ये 0 डिग्री का अगर हम इसको और सिंपल करें तो ये होगा। ठीक है, तो ये आइस के पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा वो एनर्जी आ गई है जिससे वो मेल्ट आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो वी सप्लाई हीट टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे वाटर को तो पार्टिकल और ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एट सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट is reached when the particle have enough energy to break free from the force attraction of each other. At this temperature, liquid starts changing into gas. The temperature at which
अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो द टेम्परेचर से लेके यहाँ से यहाँ तक ही एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग पॉइंट एक फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल एक बल्क लिक्विड बल्क से, ठीक है, वहाँ से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के सीधा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल फ्रॉम बल्क लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, तो इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि एक वेपर स्टेट में चले जाते हैं। फ्रॉम वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अगर ये निकाला गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा। ठीक है, तो वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो 0 डिग्री जो एक सॉलिड का वो बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर उसे ले लेते हैं जो केल्विन में कन्वर्ट करेगा 273। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है कितना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 100 जो जो अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 373 केल्विन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो इस आगे हम ये फ्रॉम वाटर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप इसके बारे में और थोड़ा ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इतना और समझ आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ और प्रॉब्लम आती है ना तो इस चैप्टर को आप वापस बोल दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही और बाकी का कल देखेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।